हेलो एंड वार्म वेलकम टू टुसाला जेई। सो गाइस, मैक्सिमम बच्चे अपने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन को क्या है 12th के बाद स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, तो यार आज का ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है। क्योंकि यार अगर तुम 12th के बाद आईआईटी जेई की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो या फिर तुम कर रहे हो, तो फिर तुमको एक ऐसी रियलिटी को जान लेना चाहिए जो तुम्हारे सिलेक्शन को इंश्योर कराएगा। तो अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो कि भाई सिलेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली तुमको ये वीडियो जरूर और जरूर देना चाहिए। क्योंकि तैयारी करने से पहले कुछ ऐसी रियलिटीज होती हैं जिनके बारे में तुमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है, लेकिन जब वो सामने आती है और टाइम निकल जाता है, फिर तुमको रियलाइज होता है क्यों काश तुमको पहले वो चीजें पता चल गई होती। तो वो सिचुएशन तुम्हारे साथ ना आए, तो इसलिए तुमको ये वीडियो देखकर सारी चीजें समझना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो तुमको ध्यान रखना है, तो पहली चीज तुमको ये ध्यान रखना है अबाउट द सिलेबस। तो देखो, मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो कोचिंग पर डिपेंड होते हैं। वो कभी भी सिलेबस को उठा के देखते नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भाई सिलेबस में क्या आने वाला है, मैथ में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या है। उनको पता ही नहीं है। जब उनको पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब कुछ बच्चे जो सिंसियर होते हैं वो पता कर लेते हैं भाई मैथ में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या है। अब जिन बच्चों ने पता कर लिया, लेकिन यार वो कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि जितना डिफरेंस तुम्हारा क्लास 10th से क्लास 11th में हुआ है, क्लास 10th से क्लास 11th में जो भी तुम्हारा डिफरेंस हुआ है, सेम वैसा ही डिफरेंस तुम्हारा क्लास 12th से आईआईटी जेई में आने वाला है। मतलब मतलब ये है कि तुमको पता है कि जब तुम 10th में पढ़ते थे तो तुम्हारी बुक्स बहुत क्या थी, पतली थी। बहुत पतली पतली बुक पढ़ने से तुम्हारा काम 10th में चल जाता था। लेकिन जब तुम 11th में आ गए तो बुक्स का साइज बढ़ गया, मोटी हो गई बुक, और उतना पढ़ने से काम नहीं चलता था। हमको कोचिंग वगैरह लेना पड़ा, ट्यूशन वगैरह लेना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ा, तब जाकर हमारा 11th हुआ। सेम उसी पैटर्न पर जब तुम 12th से आईआईटी जेई में आ रहे हो, तो यार बुक्स का साइज बढ़ रहा है, तुम्हारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए तुमको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जितना डिफरेंस 10th से 11th में हुआ है तुम्हारा, वैसा ही डिफरेंस तुम्हारा 12th से आईआईटी जेई में होगा। अगर तुमको ये लगता है कि भाई 11th 12th मैंने बहुत अच्छे से किया है तो तुम्हारा हो जाएगा, तो ये तुमको गलत लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 11th 12th का करने से नहीं हुआ। 11th 12th में तुमने भले ही बहुत अच्छा किया हो, लेकिन अगर तुमने अब आईआईटी में अच्छा नहीं किया, तुमने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया, तो भाई तुम लटकने वाले हो। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो, सेकंड थिंग जो तुमको ध्यान रखनी है वो रखती है परसेंटेज। काफी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा तो 90% है, अगर 90% वाले का नहीं होगा तो किसका होगा? तो बेटा, यही तुम्हारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो तुमको डुबा ले जाएगा। अब तुम में से काफी लोग सोचोगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस है। बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 90% लाने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में 3 लाख से अधिक बच्चे हैं जो 90% लाकर बैठे हुए हैं। अब तुम सोच के देखो, जब सीबीएसई में सिर्फ 3 लाख हैं तो यूपी बोर्ड में कितने होंगे, तुम्हारे आईएससी बोर्ड में कितने होंगे, तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड में कितने होंगे, तुम्हारा बिहार बोर्ड में कितना होगा, तुम्हारा राजस्थान बोर्ड में कितना होगा। अगर इन सारे बच्चों को मिला दें तो कितना बच्चा आएगा? तो यार आराम से 10-12 लाख बच्चे क्या क्रॉस कर जाएंगे। उन 10-12 लाख बच्चे जो क्रॉस करेंगे, जो 90% से ज्यादा होंगे, उनमें से कम 3-4 लाख बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो आईआईटी जेई के पेपर को दे रहे होंगे। मतलब अगर सारे 90% वाले भी बिठा दिया जाए और सबको एक एक सीट देना स्टार्ट करें, आईआईटी का, एनआईटी का, तो सीट कम पड़ जाएंगे लेकिन बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रियलिटी है। तुम अगर ये सोचते हो 90% ला के कि भैया हो ही जाएगा, तो तुम्हारा ये सोचना पूरी तरीके से सही नहीं है। होगा अब उसका जो क्या है, अच्छे से मेहनत करेगा।
तीसरी चीज जो तुमको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है अपने फिजिक्स को लेके। देखो जब तक तुम्हारा फिजिक्स 11th या 12th में था, तब तक तुम्हारा काम क्या है, थ्योरी से चल रहा था। थ्योरी की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। लेकिन जब तुम आईआईटी में आ रहे हो, जब तुमको पता है कि भैया हम आईआईटी जेई कर रहे हैं, तो यहाँ पर थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं किया गया तो फिर समस्या बढ़ने वाली है। तुमने अपनी समस्या को तुम बुला रहे हो, तो इम्पोर्टेंट है कि तुमको न्यूमेरिकल पर बहुत अच्छे से कमांड बनानी ही होगी। अगर तुमको अपना सिलेक्शन आईआईटी में चाहिए, एनआईटी में चाहिए, सीएफटीआईएस कॉलेज में चाहिए, तो तुमको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बनानी ही होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जो है तुम्हारा केमिस्ट्री का। अगर तुम केमिस्ट्री की बात करो तो 11th-12th में, तो जो 11th-12th था वहां पे रिएक्शन से काम चलता था। लेकिन आईआईटी जेई में रिएक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ रिएक्शन चाहिए प्लस उसका मैकेनिज्म चाहिए, प्लस उसका न्यूमेरिकल चाहिए। जब इतना करोगे तो काम चलने वाला है, तो काम चलने वाला है। और तुम में से ऐसे बच्चे जरूर होंगे डेफिनेटली जिन्होंने अपनी तैयारी करी होगी, लेकिन उनको लगता होगा कि भाई उनका बेस आज भी अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसका बेस अभी भी क्लियर नहीं है, तो उसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका बेस क्लियर नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में ओसवाल की जो हैंडबुक आती है, उससे अपने 11th-12th का जो स्टडी मटेरियल है वो तुमको कर लेना है। जो तुम्हारी ओसवाल की हैंडबुक आती है, उस ओसवाल की हैंडबुक से तुमको अपना 11th-12th का स्टडी मटेरियल कम समय में कर लेना है। और अगर तुम्हारे पास पहले से कोई बुक मौजूद हो तो तुम उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। और एक चीज ये ध्यान रखना, 11th-12th की सिर्फ वो चीजें पढ़ना जो तुम्हारे आईआईटी में तुमको इम्पैक्ट डालने वाली है। सारा सिलेबस तुमको 11th-12th का फिर से नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ वो रियलिटी है जो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि यार 90% लाए हैं, हो ही जाएगा, तो भाई जरूरी नहीं है, तो बुक्स के बारे में तुमने समझा कि भाई तुमने सब्जेक्ट्स के बारे में समझा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको ध्यान रखना है वो है डिपेंडेंसी। वो क्या है तुम्हारी डिपेंडेंसी। अब देखो कई बच्चे होते हैं जो डिपेंड हो जाते हैं किस पर, कोचिंग पर। किस पर डिपेंड हो जाते हैं, कोचिंग पर। तो अच्छे से तुम समझ लो, अगर सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड रहोगे तो सिलेक्शन से दूर रहोगे। सिलेक्शन जो होता है वो होता है तुम्हारी सेल्फ स्टडी से। क्यों? क्योंकि तुमको एक चीज ये बहुत अच्छे समझना है, तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मैं तुमको मैंगो शेक दे रहा हूं, या मैं तुमको बॉर्नवीटा दे रहा हूं, तुम पी लो और तुम पूरे दिन खाना मत खाओ और बने रहो, एक दिन रह लोगे ना, एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे ना, रह लोगे, क्या डेली रह पाओगे? खाना चाहिए ना। अगर खाना नहीं खाओगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, डाउन तुम्हारी हो जाएगी ना। तो सेम उसी तरीके से कोचिंग सिर्फ तुम्हारे बॉर्नवीटा की तरह है, और जो सेल्फ स्टडी है तुम्हारे यहाँ, वो तुम्हारा फूड है।
तुम्हारा खाना है, अगर खाना नहीं खाओगे, सिर्फ बॉर्नवीटा पियोगे, तो सिर्फ बॉर्नवीटा से तुम्हारी बॉडी की जो सफलता है वो नहीं मिलने वाली। सेम उसी तरीके से सिर्फ कोचिंग पे जाते रहोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, और तुम सोचते हो कि सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट तुम पर डिपेंड करता है, जो तुमको जरूर ध्यान रखना है। और यार लास्ट थिंग जो तुमको ध्यान जरूर और जरूर देना है वो ये है, जब आप कोचिंग करते हो ऑफलाइन में, जब तुम कोचिंग करते हो ऑफलाइन में, तो जो 1000 बच्चों का बैच होता है उसमें से यार तुम मान के चलो 1000 बच्चों के बैच में सिर्फ 5 बच्चों का ही आईआईटी में होता है। अब तुम सोच रहे हो सर ये कैसे कह दिया आपने, बताता हूं कैसे कह दिया। 1000 बच्चों के बैच में सिर्फ 5 बच्चों का ही आईआईटी में होता है। क्यों? क्योंकि उस 1000 बच्चों के बैच में कुछ बच्चे होते हैं जो गांव वगैरह से आते हैं, जिनकी शुरुआत की 11-12 की एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो उनका रिजेक्शन पहले ही हो चुका है आईआईटी से। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं गांव से आने के बाद, तो उनका आईआईटी में हो जाता है। सेकंड थिंग, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भैया हम तो 90% वाले हैं, हो जाएगा, तो वो भी रेस से आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ने में मॉडरेट थे, कुछ तो इम्प्रूव कर जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो वो रेस से आउट हो गए। तो कंपटीशन पहले तो क्या कुछ ही बच्चों के बीच रह गया। अब उनमें से जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे 12th के बाद करते हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम रेशियो में होता है। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अभी 9th-10th में पढ़ रहे हो, तुम वीडियो को देख रहे हो, तो मैं तुमको सजेस्ट यही करूंगा कि तुम 9th-10th से ही तैयारी करना स्टार्ट करो। क्योंकि यार तुम अगर 12th अपेयरिंग में, जिस समय 12th अपेयर हो रहे हो उस साल तुम एग्जाम दोगे और तुम्हारा हो जाएगा, जब तुम 12th का एग्जाम दे दोगे तुम्हारा 12th हो जाएगा, उस साल तुम जब एग्जाम दोगे तो यार तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। और यही चीज है जो तुमको क्या डिफरेंट बनाएगी। और तुम में सब कुछ लोग सोचोगे सर क्या हमारा नहीं हो पाएगा कि हम 12th की बात करें, तो यार होगा, होगा तुम्हारा भी। अब होगा उसका जो मेहनत अच्छे से करेगा। देखो तुमने कहावत सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट, मतलब जो कठिन परिश्रम है वो टैलेंट को भी हरा देता है। तो ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट, तो जो कठिन मेहनत है वो टैलेंट को बढ़ा देती है। मतलब कोई एक टैलेंटेड बच्चा है जो शुरुआत से पढ़ रहा है, लेकिन अगर तुमने आज हार्ड वर्क किया तुम इस टैलेंटेड बच्चे से भी आगे निकल जाओगे। तो डिपेंडेंसी किस पर होगी? तुम पर होगी कि भाई तुम हार्ड वर्क कितना करने के लिए रेडी हो। तुम अगर हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो टैलेंटेड यहाँ रहेगा, तुम यहाँ रहोगे। अब तुम समझ गए कि भाई तो अगर तुमको आगे बढ़ना तो डेट मीन्स तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो ये जो तुमको मैंने बातें बताई इन सब पर तुमको बहुत अच्छे से फोकस करना है और सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना अपने पास, जो भी सारे पॉइंट तुमको अच्छे लगे हैं। और वीडियो एंडिंग से पहले एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा जो ध्यान रखना, वो है तुम्हारा पॉइंट नंबर 8, एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ तैयारी करते हैं, उनको यार अभी तक ये नहीं पता है जेई मेन का क्या पैटर्न है, जेई एडवांस का क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उनको नहीं पता है। वो सोचे यार जब पेपर देंगे तब पता चल जाएगा। तो बेटा पेपर दोगे एंडिंग में, तब पता चल भी गया तो तुम क्या उखाड़ दोगे, तुम तो आउट हो गए होगे ना। तो यार कम से कम एग्जाम पैटर्न पता कर लो कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर किसी भी बच्चे को इन सारे पॉइंट में से कोई भी पॉइंट डिटेल में देखना है तो मैं उसको बताना चाहूंगा, इन सारे पॉइंट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जेई मेन प्लेलिस्ट में। वो बच्चा जाकर जेई मेन की प्लेलिस्ट में जाए और जाकर सारे वीडियोस देखकर काफी अच्छे से समझे कि भाई कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, कितने बार पेपर दे सकते हो, जेई मेन कितने बार दे सकते हो, जेई एडवांस कितने बार दे सकते हो, 75% का क्या क्राइटेरिया है, आईआईटी किन बच्चों को मिलता है, एनआईटी किन बच्चों को मिलता है, आईआईटी के लिए कितना मार्क्स लाना है,
एनआईटी का कितना मार्क्स लाना है, आईआईटी की एक सीट पे कितना कंपटीशन है, एनआईटी की एक सीट पे कितना कंपटीशन है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, तो वो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी जेईई मेन प्लेलिस्ट में। तो डेफिनेटली अभी जाकर जेईई मेन प्लेलिस्ट को देखो और अपने पास जेईई मेन एग्जाम की, आईआईटी जेईई एग्जाम की अच्छे से सारी नॉलेज ग्रैब करो, जिससे कि यार तुम्हारा सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।